और अच्छा 13 जून को लिखा हुआ है प्लानर में, तो मैं एक बार बात कर लूँगा। मेरे ख्याल से प्रशांत ने मुझे 20th कहा था, तो मे बी पॉसिबल 13th को कुछ होगा या कोई एग्जाम वगैरह होगा, इसलिए उन्होंने नहीं रखा होगा, तो अपन पूछ लेंगे। ठीक है, प्लानर में अपन वैसे कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आपको मतलब हाँ, मेंस को मैं ही पढ़ाऊंगा, कोई मतलब ऐसे नहीं करेंगे अपन, कि अब चल रहा है तो अपन चलने देते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ, पढ़ा लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे। तो बट मेंस का बैच सेपरेट हो जाएगा, तो अपन कर लेंगे, क्योंकि फिर मेंस का भी प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, नेक्स्ट टेस्ट 20 जून को मुझे बता रहा था प्रशांत, अगर मतलब जो टेस्ट वगैरह सब अपलोड करते हैं तो 20 बोल रहे थे, तो देख लेते हैं अपन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। आप मुझे पार्ट 1 जो है सेक्शन 1 का पार्ट 1 में है ना, सेक्शन एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में अगर कोई डाउट है तो बता दो। सेक्शन ए और बी दिया था मैंने, A2 एग्जांपल ये, ठीक है भाई। A2 का E और G पूछा है मुझसे, कोई और डाउट है तो पूछो। कोई और डाउट है? A1 भी है, A1 मतलब इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का A3 है, A3 का AF और A4 का KA, BCD, BCDE चलेगा। A5 एंड A3 का I, A5 भी है और A3 का I भी है, ठीक है। A3 का F है और A5 का A, A5 का A और A3 का F ऑलरेडी है वहां पर। A2 का F ठीक है, लिख लिया मैंने, A2 का F भी लिख दिया मैंने, राइट ना। A1 ऑलरेडी लिखा हुआ, A1 भी है, A1 तो मैंने बता रखा है ना, A1 में भी मतलब कोई डाउट है क्या? तो चलो A1, हाँ A1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। मेन शीट का B2 B3, मेंस वाले बच्चे जो होंगे ना, क्योंकि वो शीट मैंने को ओपन नहीं करके रखा हुआ है, मेंस वाले बच्चे अपना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मुझे उस पर भेज दें, तो मैं बता दूं। B4 का F, तो B4 में F वो मतलब अपने उसमें ग्रुप में भेज लो, मेंस वाले ग्रुप में भेज दो, मैं कर दूंगा। B1 का BFJO, B1 का BFJO, राइट ना, BFJO, और A5 का CB है, A5 के CB कर दूंगा मैं। B1 का J, B1 का J, हाँ जी ऑलरेडी है वहां पर। B1 का J है, B2 का DFJK, B2 का AFJK, ये सब पार्ट 1 का है। B2 का JF AFJK, AFJK, और B2 का CIJ भी है B2 का, और B1 का L, इतने सारे क्वेश्चन है। B2 का GB है, और मतलब B4 का D, चलो भाई काफी हो गया अपना, और B4 का D है, A5 का AB, A5 का AB है, तो A5 का B भी है। अच्छा सारे ही पूछ लोगे तुम लोग तो, चलो बस काफी हो गए, मतलब सारे ही तो पूछ लिए पार्ट 1 में, और बचा क्या मुझे लग रहा है, कुछ तो बचा नहीं यार। पार्ट 1 में A1 पूछा है आपने, K2FO, K2SO4 solution mixed with Cr4SO4, ठीक, मैंने ना A1 की बात कर ली है, तो K2SO4 को Cr2SO4 अल्ट्राइड से मिक्स कर देता है, कर दिया। 1:1 मोलर रेशियो, ठीक है, 1:1 मोलर रेशियो था। उसके बाद gives a test of chromium, molar ratio gives a test of chromium ion but not copper sulfate ion, ठीक है, ओके। ये क्रोमियम आयन का टेस्ट देता है लेकिन कॉपर सल्फेट का टेस्ट नहीं देता। chromium ion but not copper sulfate solution mixed with aqueous solution in the ratio of this, तो अपन से वो कह रहा है कि does not give the test of this, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर अपन इसको रिएक्ट करेंगे तो इसमें अपन को क्रोमियम का टेस्ट मिलता है, लेकिन अगर मैं इसमें कॉपर सल्फेट को अमोनिया के साथ मिक्स करता हूं ना,
ये 1:4 के रेशियो में, ये तो 1:1 का रेशियो था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो मुझे कॉपर का टेस्ट मिल जाता है। तो जब अपन 1:1 के रेशियो में, ये भी 1 मोल होता है, ये भी 1 मोल होता है, तो इसमें क्रोमियम का टेस्ट मिलता है, लेकिन इसका अगर 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करो तो इसमें कॉपर का टेस्ट नहीं मिलता है। तो ठीक है, अपन ऐसे बता दें, इसको अपन कहेंगे भाई ये बनाएगा अपने पास कॉपर NH3 SO4। तो यहां पर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, और अगर अपन इस पे चेक करेंगे ना, अगर तो इसमें अपने पास गिवन है, तो ये बना रहा होगा K2SO4 डॉट Cr2SO4 whole twice dot whole thrice dot 24H2. This is alums, chrome alums, and this is deep blue color solution of copper ammonium sulfate. ये सोल्यूशन था, लेकिन हमें पता है इसका टेस्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो कॉपर आयन नहीं आएगा। इसका मतलब है इस ये अगर कॉपर का टेस्ट नहीं दे रहा है, मतलब कॉपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अगर इन दोनों को मिक्स करके क्रोमियम का टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब है ये क्रोमियम जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, वो डिसॉल्व। ठीक है, तो एक वो हो गया। तो आप उसको ऐसे बता दो कि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आयन होता है उसका टेस्ट नहीं आता। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनेगी नहीं ना, इट इज अ डबल सॉल्ट, जो अपन ने पहले पढ़ा था ना क्लास में, डबल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, लाइक दैट, तो अपन बता सकते, राइट। दूसरा चैप्टर, अब आपने कहा A2 में EGF, A2 का E पढ़ना है मुझको, EGF बताना है मुझे, तो E पहले पढ़ लेते हैं। तो A2 में E की बात कर लेता हूं। इसमें आपको बताना है द कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो ठीक है भाई, Fe है, EDTA है, हमको पता है EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है, अपन ने क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर हेक्साडेंटेट लिगेंड है और माइनस, इस पे -4 चार्ज बताया मैंने आपको, EDTA पे कितना चार्ज होता है, -4 चार्ज। -4 चार्ज क्यों होगा, बिकॉज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड होता है, ऐसे अपन ने लिखा हुआ है। ये N होता है, इससे भी एसिटिक एसिड, ऐसे CH2CO नेगेटिव, इधर भी CH2CO नेगेटिव, ऐसे इस तरफ भी नाइट्रोजन से वो चार, 2 नेगेटिव चार्ज उधर और 2 नेगेटिव चार्ज इस तरफ हो जाएंगे, तो 4 नेगेटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन नंबर तो अपन ने 6 बना हुआ है, क्योंकि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अगर इस पे -4 चार्ज होता है, 1 रिमाइंडर है, इसका मतलब है +3 इसका रहा होगा, तो +3 ने -3 को न्यूट्रलाइज किया होगा और -1 रिमाइंडर। नहीं, EDTA पे -3 नहीं हो सकता। अगर EDTA लिखा हुआ है, वहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो कभी -3 नहीं हो सकता, राइट। वहां पर लिखना पड़ेगा आपको, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इथाइलिन डाइअमाइन, अपन जनरली इसे टेट्राएसिटिक एसिड बोलते हैं। अगर मैं इसको ट्राई एसिटिक एसिड बोल दूं, तो भाई आप इसको हाइड्रोजन लिख लो, एक हटा लो और फिर हाइड्रोजन लिख दो आप। मैं ऐसे लिख दूं, मेरी मर्जी, मैं तो ऐसे लिखूंगा कि इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटिक एसिड, तो इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिटिक एसिड लिख लिया मैंने। अब ये है तो आपको लिख के बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन चलता है। तो अपन को यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका 6 आ गया, और ये अपन को आ गया क्या, +3 आ गया। अब आप कह रहे हो कि मतलब अपन को बता, A3 में अपन को गिवन है कि -3 चार्ज है, तो A3 में पढ़ लो पहले उसको कि क्या गिवन है अपन को, -3 चार्ज क्यों गिवन है, कहाँ गिवन है -3 चार्ज। हाँ, तो -3 चार्ज है तो उसका नाम पूछा होगा कि बताओ -3 चार्ज है तो क्या होगा, तो बताया ना मैंने आपको कि आपको देना पड़ेगा कि इस पर -3 चार्ज है। लेकिन अगर सिर्फ EDTA लिखा है तो हमेशा -4 होगा, -3 कभी नहीं अज्यूम कर सकता, फिर वो गलत हो जाएगा। कहीं उसने -3 चार्ज लिख के पूछा है कि ये क्या है, तो ट्राई एसिटिक एसिड बोलूंगा, राइट ना। अगर सिर्फ EDTA लिखा है तो वो कभी भी ट्राई एसिटिक एसिड नहीं हो सकता। फिर आपने पूछा है
क्वेश्चन नंबर एफ में तो इथाइलिन डाइमाइन है ना, तो EN तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, ट्वाइस करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, ये सल्फेटाइन -2 है तो कॉपर +2 होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया और ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 4 हो गया। F और G में आपने पूछा है दैट इज KPTNH3, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है और ये भी सारे के सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 हो गया, 5 ये और 1 ये, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ये है, मेरे पास -5 है तो ये +4 होगा। लो हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। अच्छा ठीक है, अब दूसरा A3 में कुछ पूछा AFI, तो CH3NC ना, तो CH3NC अगर अपन लिखेंगे तो अगर अपन को ऐसे गिवन है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे भी गिवन है तो भी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो CH3NC लिखोगे तो मैं उसे न्यूट्रल लिगेंड ऐसे कर लूंगा CH3NC को, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इसका नेगेटिव चार्ज अपने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो क्या पूछ रहा है ये, अपन को क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ द लिगेंड एंड क्लासिफाई द डेंसिटी। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक लोन पेयर दिख रहा है, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया, इधर कोई लोन पेयर नहीं, और नाम मिथाइल लिखा ही हुआ है, आइसोसाइनेट लिख देता हूँ, CN होता तो साइनेट लिख देता, आइसोसाइनेट। डेंसिटी को एक ही तो लोन पेयर दिख रहा है कार्बन। फिर A3 में आपने F भी पूछा था, तो F में EDTA3, हाँ तो ये लिखा ना टेट्रा, ये ट्राइएसिडिक एसिड -3 चार्ज। आइसो मतलब, अब ये तो अपन ने क्लास में पढ़े हुए ना कि CN होता है तो साइनाइड होता है, N लिखो तो CN तो आइसोसाइनाइड होता है, तो आइसो लग जाता है। SCN होता है तो थायोसाइनेट होता है और NCS हो जाएगा तो आइसोथायोसाइनेट हो जाएगा, तो ऐसे लगाना होता है बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। तो साइनाइड आइसोसाइनाइड ये उनको बताया नहीं, तब अपन को आइसो लगाना होगा। अगर N डोनर एटम है तो आइसो लगाना होगा, C डोनर एटम है तो आइसो नहीं लगेगा। फिर आपने F के बाद पूछा था दैट इज I में क्या गिवन है इनको, I इज NC ना, हाँ तो आइसोसाइनाइड लगेगा ना, आइसो से NC लिखा तो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो आप इसे बता दो EDTA। A3 का F गिवन है आंसर, हाँ तो लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, मतलब मैं लिख देता हूँ इथाइलिन डाइमाइन, नेगेटिव चार्ज लिखोगे ना तो आपको नेगेटिव चार्ज को एंड करना पड़ेगा ना 8 से, तो अपन क्या करते हैं जब एसिटेट लिखते हैं तो क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये एसिटेट होता है। तो अपन ने क्या कहा था, जब नेगेटिव चार्ज हो ना तो आप एसिटोनाइट्रो लिखना, देखो आप जब इसको मोनोडेंटेड लिखा है तब मैंने लिखा है इसको कि एसिटोनाइट्रो लिखते हैं एसिटेट को, अब देखो तो आप एसिटेटो मतलब आप एसिटेट है तो हाँ लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी लिखो, ये हटा दो और लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एसिटोनाइट्रो लिखो या आप एसिटेट, और बेटर तो यही था, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप लिखते हैं जैसे एसिटिक एसिड है, आइन होगा तो एसिटेट आइन होता है, ये एसिटेट आइन बोलते हैं, इसका नाम एसिटेट आइन है। तो अपन ने क्या कहा था कि अपन क्या करेंगे, जो नॉर्मल नाम होता है वही लिख दो, लास्ट वाले अल्फाबेट को होगा तो बेस्ट वे, राइट। तो ट्राई एसिटेट गलत गलत नहीं है वो, ठीक है, एसिटेट लिखेंगे ना। E4 में आपने पूछा है BCD, तो उसको करना क्या है अपन को,
प्रेडिक्ट द डिफरेंट लिगेंड साइट्स ड्राइंग द स्ट्रक्चर। तो क्लास में तो लिखा तो है, सबके स्ट्रक्चर तो बताया मैंने आपको क्लास में। भाई इन सबके स्ट्रक्चर क्लास में बताए तो है आपको, और इसलिए तो आपको क्लास में स्ट्रक्चर के हिसाब से बताता मैं आपको कि भाई कैसे अपन को सबके डेंसिटी बतानी है। तो आपने पूछा मुझसे A4 में BCDE मतलब सारे, उसमें क्या SCN है तो ऐसे बता SCN, फिर ये बताओ ऑक्जेलेटो, तो उन्होंने कहा थायो ऑक्जेलेटो, नो हो गया ना थायो ऑक्जेलेटो। OCN है तो जैसे SCN है वैसे OCN है। NOS है तो अपन को पता है ना NOS, अगर अपन को लिखना है NOS, तो एक बात अपन को पता है कि भाई देख NOS में अगर अपन चेक करेंगे तो O ऐसे तो बना नहीं सकते भाई, दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अपन ऐसे सल्फर को बीच में, सल्फर ज्यादा बॉन्ड बना सकता है ना, तो बीच में नहीं है। तो जो कम इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अपन उसी को तो बीच में डाल देते हैं, उससे स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट द स्ट्रक्चर कि भाई हमें कैसे स्ट्रक्चर बनाना है। तो N will be the donor side for us. अब इसमें अपन एक और पार्ट आएगा कि अपन ऐसे भी कर सकते हैं, चलेगा, मतलब हमें सल्फर के एक लोन पेयर भी है इसमें, तो एम्बिडेंट लिगेंड जैसे बना सकते हैं, लेकिन उसमें ना क्योंकि नाइट्रोजन एक्चुअली बाहर लिखा हुआ है, और अगर इसमें मेरे पास ये एम्बिडेंट लिगेंड आ रहा है, और अगर एम्बिडेंट लिगेंड आता है तो अपन को क्या करना होता है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये भी एम्बिडेंट लिगेंड होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 साइट हो जाएंगे ना, और यहाँ से भी डोनर साइट है और यहाँ से भी डोनर साइट बना सकता हूँ मैं, और ये अच्छे डोनर साइट होंगे, क्योंकि सल्फर बड़ा है और ऑक्सीजन छोटा है, तो ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि बड़ा साइज है एटम का, तो डोनर एटम भी अपन बता सकते हैं, इजीली डोनेट करेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इस पे, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब अपन कहेंगे भाई ये बनाऊं कि ये बनाऊं, तो अपन कहेंगे पहले उसको देखो कि लिखा क्या है। इसमें NOS गिवन है, अब NOS नेगेटिव है तो इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, इसका नाम होता है दैट इज थायोनाइट्रेट, राइट ना, थायोनाइट्रेट। अब थायोनाइट्रेटो लिखोगे मतलब सल्फर तो बाहर है, तभी आप थायोनाइट्राइटो लिख सकते हो, नाइट्राइटो मतलब ऐसे होगा, क्योंकि इसका नाम थायोनाइट्राइटो होगा। तो अपन कहेंगे मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, तो अपन कहेंगे फिर इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन को अपन बीच में रखेंगे, और बाद में अपन क्या करेंगे, इससे भी डोनेट कर सकते हैं, इस पे भी डोनेट कर सकते हैं, और नाइट्रोजन पे भी लोन पे रहे वो भी डोनेट कर सकते हैं इमीडिएटली, दैट इज कॉल्ड इमीडिएटली, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि मतलब थायोनाइट्रेटो क्या लिखें अपन, एन भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगा अपने लिए, जो मैंने सही बताया था, पहले बताया था वही सही है। क्यों, क्योंकि जब भी अपन को कोई ऐसे लिगेंड लिखा होता है ना, NOS नॉस ऐसे लिखा हुआ है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा ना, तो अपन उसको जनरली क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कैसे भी बनाओ आप, अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने स्ट्रक्चर अपन से कहा है प्रेडिक्ट द डिफरेंट लिगेटिंग साइट बाय ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, by drawing the structure of the following। इसमें स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, ये लोन पेयर है 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड बना नहीं सकता ऑप्शन के साथ, क्योंकि इन्होंने ऐसे लिख दिया ना, अब ऐसे लिखने का मतलब इधर ये डोनर साइट होगा, इधर ये डोनर साइट होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं पाएगा उसका, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे अपन,
भाई NOS बन सकता है, SON बन सकता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अपन अगर अपने हिसाब से बनाते हैं तो सल्फर सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर अपन उसके हिसाब से बनाते हैं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? N डबल बॉन्ड हो, क्योंकि उसके हिसाब से इधर डोनर साइड होना चाहिए और इसको डोनर साइड होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चर रुक जाओ, अपन बनाते हैं। अच्छा, अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे करूंगा, ऑक्सीजन है, सल्फर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2, और डबल बॉन्ड N बना लेता हूं, ऐसे बना दूंगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। लो भाई, ऐसे बना दूंगा। ये बन जाए। भाई हमें तो जो भी आंसर देंगे, क्योंकि इधर डोनर साइड तो ऐसे, भाई ONC लिखने, OCN लिखने का मतलब है, OCN लिखने का मतलब है कि डोनर साइड या तो O हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। तो अपन ऐसे बनाएंगे, ये डोनर साइड है, और अगर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप से बनाएंगे, इसको बना लो या उसको बना लो, उधर डबल बॉन्ड बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उस टाइप से अपन को दिखाना पड़ेगा। ये नाइट्रोजन डोनर साइट है, सल्फर डोनर साइट हो सकता है, इसलिए वो डायरेक्टली पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। ये आ जाएगा अपने पास। A5 में आपका A बोला है आपने, A5 में A है डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड्स। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें A में? भाई ऑक्सिलेटाइन भी बाइडेंटेड होता है, हाँ स्टेबल होगा ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें? नेगेटिव चार्ज ऑन द सल्फर एटम होगा ना स्टेबल। क्यों ये नहीं बनाते अपन? ये स्टेबल नहीं होता क्या? होगा ना स्टेबल। तो डेंसिटी ऑफ द लिगेंड दोनों ही बाइडेंटेड लिगेंड है ए में, 5 के ए में। बी सी वाले में डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज एंड द काउंटराइंस ऑफ द कंपाउंड। तो अपन ने कहा था ना कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, इसमें K2NiCN होल फोल्ड ये ऐसे गिवन है। तो अपन क्या कहेंगे भाई, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज का मतलब होता है कि देख भाई, इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये इसका K पॉजिटिव आएगा, और प्लस करके अपन कहेंगे तो ये होगा एंटिटीज, मतलब कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व है, ये होगा इसके कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब क्या करना है अपन को? तो फिर आपने पूछे थे कि इसमें मतलब जो क्वेश्चन पूछा है, द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ द काउंटर आयन, काउंटर आयन वो होता है इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे अपन काउंटर आयन। ये मैंने क्लास में आपको बोला था कि काउंटर आयन क्या होता है। जो चार्ज, जो कोऑर्डिनेशन पेयर पर चार्ज होता है ना, उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन काउंटर आयन कहते हैं। हो गया काउंटर आयन, बताओ सबको, उसी टाइप से आप पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, वो काउंटर आयन है। तो दूसरे वाले में क्रोमियम En और Cl3, तो Cl इज अ काउंटर आयन, उस वाले में Fe3+ इज अ काउंटर आयन, और लास्ट वाले में नाइट्रेट इज अ काउंटर आयन। हो गया। सी वाले में आइडेंटिफाई द लुईस एसिड एंड लुईस बेस, तो बताया तो था क्लास में, तो जो मेटल आयन है वो लुईस एसिड है, और जो लिगेंड है वो लुईस बेस है। हो गया सारे। व्हाट इज लुईस एसिड एंड लुईस बेस? ABC तीनों। ligands are called Lewis bases and those are called Lewis acids। हो गया आपका B1। B1 में आपने कहा है, B1 में आपको बताना है BFJO। बी वाले में गिवन है बिल्कुल, दैट इज नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हाँ तो ठीक है ना, लिखो ना नॉमेनक्लेचर, क्या प्रॉब्लम है? नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड तो आप लिखो इसमें। तो ये हमारे पास गिवन है RH, है ना, और NH3 होल 5, और इसमें एक आयोडीन गिवन है, और बाद में बनने I2 यहाँ पर लिखा है। ये न्यूट्रल होता है, इसमें -1 होता है तो +3 चार्ज हो गया। ये तो पता चल गया ना उनको, +3 चार्ज है उस पर। अब लिख दो, ये अमाइन है, ये आइडो है, और इधर RH है, और बाद में अपन क्या कर दो, बाहर वाले को तो नंबर देते नहीं है अपन, तो रेडियम लिख दो, हो गया अपना काम। लो भैया आपका आंसर आ गया। अब क्या चाहिए बताओ, है ना?
लिखा तो है, ये अमाइन है, डबल एम लगेगा, ये आइडो आइडो है, तो लिखेंगे अपन पेंटामाइन, आइडो, रोहोडियम, थ्री आयोडीन, ये हो गया। फिर एफ वाला, एफ वाले में गिवन है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड क्रोमियम, नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्रोमेट हो जाएगा 2, Na2 है, Na3 है, Na3 Na है तो 3 हो जाएगा। लो भाई आप लिखोगे ना ऐसे, OH है ना ये होल 4, तो सोडियम टेट्राहाइड्राइडो क्रोमियम 3, +1 इस पे +3 इस पे, तो हो गया आंसर। फिर आपने पूछा था जे, जे वाले में गिवन है अपन को कोबाल्ट, मर्करी, SCl होल 4। मैंने आपसे कहा था अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो मेटल प्रेजेंट है, अगर उस पे एक से ज्यादा चार्ज हो सकता है तो उस पर चार्ज कैलकुलेट करना। ये -4 है, ये +2 और +3 होता है, दोनों ही होते हैं। तो मरकरी को अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है तो थोड़ा चार्ज लुईस एसिड अच्छा होना चाहिए, तो अगर ये +2 है तो इसको +2 बताओ ना। तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, कोबाल्ट 2 कर लिया, कोबाल्ट 2 टेट्रा थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइड टेट्रा थायोसाइनाइडो एस मर्क्यूरेट, कोबाल्ट 2 टेट्रा थायोसाइनाइडो, टेट्रा थायोसाइनाइड, साइनाइडो है ना, मर्क्यूरेट बिकॉज नेगेटिव चार्ज है, मर्क्यूरेट 2 हो गया, दैट इज द आंसर। उसके बाद ओ, ओ वाले में गिवन है, मेरे ख्याल से अपन ने क्लास में किया हुआ है, ये कंपाउंड क्लास में किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, उसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, CN है ना, ये मैंने क्लास में बताया हुआ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसका कॉमन नेम होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड बोलते हैं इसको, इट इज ए येलो सोल्यूशन है, ये येलो सोल्यूशन होता है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सोडियम पेंटासाइनो, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, पॉजिटिव चार्ज था ना लिगेंड पे, नाइट्रोसोनियम, इस पे नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो फेरेट, ये अपने पास -5 है, टोटल नेगेटिव चार्ज माइनस है, थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, अच्छा इसमें S भी लगाना था, लगा दो S, उसमें लिख देंगे। तो सोडियम अपन ने नाइट्रोसोनियम फेरेट, फेरेट के बाद चार्ज कितना आएगा, -5 है, +1 है तो +4 बचा, +2 इसको देना पड़ेगा तो इसका +2 है। लो भाई आंसर, ये आंसर है। अब बताओ, हो गया, अब बताओ, राइट, तो ये अपने पास आ गया, मतलब आपका B1। चलो B2 की बात करते हैं। B2 में नेम था आइयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, हम तो लिखा ना, फिर आइयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइयोपेक नेम तो हमने पढ़ा, काफी पढ़ा हुआ है आइयोपेक नेम तक। तो अपन क्या करेंगे, इसमें B2 की बात करते हैं। B2 में आपको बताना है, दैट इज AF, नहीं AC, काफी सारे पूछे आपने, तो B2 में काफी क्वेश्चन है क्या। चलो बता देता हूँ, B2 का A जो है उसमें अपन को ऐसे लिखना है, ये बताता हूँ, COBREL होल्ड वाइज, ONO, ये ONO है, +1 ये दे रखा है, ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है 0, ये -1 होता है, ये भी -1 होता है, तो इस पर चार्ज +3 हो गया क्योंकि एक रिमाइंडर है, वो अपन कैलकुलेट कर सकते
तो थायोसाइनाइडो एस और थायोसाइनाइडो एस एक ही बात है। थायोसाइनाइड है, थायोसाइनाइडो बिकॉज CN इज साइनाइड, तो अपन उसको लिख सकते हैं। ये B है, ये E है और ये नाइट्रो है। लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ब्रोमाइडो, ब्रोमो लिखो सीधा, ये इथाइलिन डाइअमाइड, सो बिस इथाइलिन डाइअमाइड। दो बार हो गया, बिस इथाइलिन डाइअमाइड। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रो, ये तो नाइट्रेट होगा, तो नाइट्राइट वो लिखो, और उसके बाद कोबाल्ट लिखो, बिकॉज इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, इसका मतलब कोबाल्ट होगा। और ऑलरेडी अपन को पॉजिटिव चार्ज गिवन है, ऑलरेडी गिवन है ना, तो अपन आयन भी लिखेंगे। अभी तो चार्ज भी लिखना है ना, तो और फिर उसमें अपन को ऑलरेडी गिवन है क्या +1 चार्ज ना, हाँ गिवन है, तो अपन को आयन लिखना पड़ेगा। ये आयन, दिस इज द HCl नेगेटिव को आप थायो साइनेटो भी लिख सकते हो, और आप इसको थायो साइनाइडो भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट। ठीक है, तो वो लिख के बता दिया मैंने कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बताया मैंने आपको। अब इसके बाद अपन को ए के बाद फिर मुझे आपको सी भी बताना है। तो सी में तो विल रीड दैट, सी तो बहुत बड़ा इजी था, वो तो EN है, होल थ्राइस है, और ये ट्वाइस है, एंड सल्फेटाइन होल थ्राइस है। तो लिखो ना, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 sulfate, that is the name of the compound, cobalt 3 sulfate is the name of the compound। अब भाई ये जो लिखे हुए हैं इसमें, अब अपन ऐसे थोड़ी करते हैं कि भाई अगर ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे? एक मिनट रुकना है क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है ना, 1 मिनट रुक जाना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको अपन क्या लिखेंगे, डाई एल्यूमिनियम ट्राइसल्फेट? नहीं, हम तो एल्यूमिनियम सल्फेट बोलेंगे। भाई ये तो +3 की वजह से इस पे आया ना, और ये -2 की वजह से इधर आया, तो इसमें -2 चार्ज था इसलिए आपने ये 2 लिखा, इस पे +3 इधर आ गया, आपने 3 लिखा, तो मैं तो इसको ऐसे लिख दूंगा, ट्रिस इथाइलिन डाइअमाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट हो गया, दैट इज सी। सी के बाद आपने एफ भी पूछा है, एफ वाले में वी आर गिवन लाइक दिस, MnCO होल्ड है, ये गिवन है भाई मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे तो आपने बताया ही हुआ है मुझे, NiCO होल 4, ये तो कंपाउंड आपने मुझे बता रखे। तो NiCO होल 4 तो ऐसे आपने बताया था, तो इसमें CO को आप कार्बोनाइल बोलते हो, CO को आप कार्बोनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन को Mn गिवन है, तो ये था टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, क्योंकि कार्बोनाइल तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहां पर क्या लिखो, डेका कार्बोनाइल, और डाइमैंगनीज लिख लो 0, ये लो हो गया डाइमैंगनीज 0। फिर आई के बाद जे भी पूछा है आपने, जे वाले में गिवन है, जे वाला छोड़ दो, मतलब जे वाला अभी छोड़ देते हैं अपन, छोड़ क्या देते हैं, लिख ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो इस टाइप का कंपाउंड नहीं बताया आपने, तो लिख देता हूं। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं बता रहा पहले। मेरे पास है प्लैटिनम, ऐसे पोटेशियम प्लैटिनम
और मैंने इसको Cl3 लिखा और इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा। अब होता क्या है ना, ये अपन को पता है इथाइलिन है या इथीन अपन ऐसे बोल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इथाइलिन, ये अपन को पता है कि जो आप लिख रहे हो वो इथाइलिन है। हाँ, वो वीडियो पॉज हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं कर उसको मतलब अब अगर हुआ तो अपन थोड़ा सा चेक करेंगे। अभी क्या होता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को लिखो ना, हाइड्रोकार्बन है, यू नो दैट व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, दिस इज हाइड्रोकार्बन, दैट इज आल्सो हाइड्रोकार्बन, दिस इज आल्सो हाइड्रोकार्बन। अगर अपन किसी हाइड्रोकार्बन को लिखेंगे ना, अब 1 मिनट रुकना है, पॉज हो रहा है क्योंकि वो बार बार है, 1 मिनट रुकना है, हर स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग बंद करना बेटा। तो थोड़ा सा ना अगर रुकेंगे तो रीसेट हो जाता है। तो अपन क्या कर रहे थे, अपन क्या बोल रहे थे, हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे अपन, जैसे C6H6 है, तो अपन क्या करें, ये हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो इट्स अ आईयूपैक रूल कि अगर हाइड्रोकार्बन लिखना है तो उससे पहले अपन को ईटा लगाना होता है। ऐसे अपन को ईटा लगाना होता है, हाइड्रोकार्बन लिखने के पहले हमेशा आपको ईटा लगाना होगा और दोनों के बीच में हाइफन लगाना होगा। और ईटा लगाने के साथ साथ अपन को एक काम और करना होगा, हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन है उतना ईटा पे पावर लिखना होगा, उतना आपको ईटा पे पावर लिखना। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन के लिए होगा, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, ओनली हाइड्रोकार्बन आप कोई भी लिखोगे आपको ये करना होगा। ओके, तो अपन क्या करेंगे, ये तो हाइड्रोकार्बन है तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ईटा 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अपन इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। अब ये इथाइलिन है और ये ट्राइक्लोरो है, तो अपन कहेंगे भाई पोटेशियम ट्राइक्लोरो, पोटेशियम ट्राइक्लोरो, और इसको लिखेंगे अपन इथाइलिन। ईटा का कोई रोल नहीं होता, अपन इसमें ईटा के लिए कुछ नहीं लिखने वाले, सीधा इथाइलिन लिखेंगे और बताएंगे प्लेटिनम। अब अपन प्लेटिनम लिखेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो प्लेटिनेट करना होगा अपन को, ये अपन को पता है, वो सारे रूल फिर वैसे रहेंगे। और उसके बाद अपन को पता है इसका चार्ज लिखेंगे तो इस पे +1 है, ये -3 है मेरे पास, ये तो न्यूट्रल होता है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर न्यूट्रल एलिमेंट्स, एल्केन एल्कीन एल्काइंस वो लिखा हुआ है अपन, तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई ठीक है, फिर इसमें -3 है तो ये +2 रहेगा, तो इसको 2 लिख के ये अपना आंसर है। अब अपन कहेंगे ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन अब वो कंपाउंड भी बता दो आप जो मतलब उसमें था, तो हमें रूल तो समझ में आ गया कि क्या करना है। अपने पास गिवन था क्रोमियम, तो इसमें क्रोमियम है और इसमें अपन को गिवन है, अच्छा ये पाई क्यों लिख दिया भाई, इसमें पाई की तो जरूरत नहीं है, सो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए लिख दिया आपका, वैसे पाई नहीं लिखा जाता, वो डबल बॉन्ड है, ऐसे लिखेंगे। तो अपन कहेंगे, अब अपन इसमें कहेंगे देख भाई, अब ईटा जैसे अपन ने इथाइलिन को लिखा ना, तो इथाइलिन लिखेंगे अपन तो इसमें भी अपन वही करेंगे, वैसे इसको यहाँ पर ईटा लिखना चाहिए था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो अपन कहेंगे बिस, इसमें बिस तो आएगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, C6H6 है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो बिस आएगा, तो अपन लिखेंगे इसमें बिस, और अपन लिखेंगे दैट इज डाइबेंजीन, नहीं सिर्फ अपन को लिखना होगा बेंजीन है, क्योंकि 2 बार तो अपन लिख ही चुके हैं भाई, अब बेंजीन लिखा, और ये तो क्रोमियम होगा क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, तो क्रोमियम 0, ये 0 लिखने वाला, तो बिल्कुल वैसे जैसे इसमें लिखा वैसे इसमें भी लिखना है। लेकिन अब बस एक बात और है कि अगर हाइड्रोकार्बन में ईटा लिखना था तो जरूरत क्या थी फिर, मतलब सीधे लिख देते आप, ईटा लिखने की जरूरत क्या है, इसका मतलब हमें अगर ये गिवन है तो ईटा लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें ईटा गिवन है कुछ इसमें ना, तो अपन को ईटा इसमें भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना बस, यही एक कंसेप्ट था, ईटा 2 और ऐसे हाइफन लगा लेंगे, इधर भी ईटा 6 और हाइफन लगा, तो ईटा सिर्फ हाइड्रोकार्बन के साथ होगा, नाम में भी होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी होगा। मुझे लगता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है,
ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको अपन को ईटा टू द पावर ऑफ 6 कर लेना चाहिए, दैट इज। तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेरे ख्याल से उसको ईटा कर लो, उसमें मेरे इसमें तो पाई गिवन है क्योंकि, है ना, वो ईटा ही आएगा उसमें। दूसरा देख लेते हैं अपन। अब और कोई बताना है मुझे, के भी बताना है, अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि बिस था ना ये, अब ईटा और इसमें अपन बिस ईटा ऐसे नहीं लिख पाएंगे ना, इसलिए अपन को बिस लिखा तो ये ऐसे थोड़ी कर पाएंगे अपन ऐसे। तो अपन ने बता दिया कि बिस ईटा लगा के अपन लिख रहे हैं, इसलिए उसको बदल के अपन ने ब्रैकेट में लिखा, दैट वाज द रीजन। अब अपन कहेंगे भाई देखो, दूसरा अपन के पास है के वाला। अब के वाले में अपने पास फिर ऐसे गिवन है, देखो कोबाल्ट गिवन है, NH3 गिवन है, NH3 होल 4 गिवन है, और H2O होल ट्वाइस गिवन है, ब्रैकेट क्लोज है, और BF4 अपने पास, BF4 हम सबको पता है कि अगर BF4 लिखोगे ना, वैसे BF3 होता है, BF4 नहीं होता, BF4 है, और इसको थ्राइस लिखा है, इसका मतलब ये पक्का है। देखो BF4 होता है तो -1 चार्ज होता है, इसलिए आपने इसको 1 लिखा, इस पर +3 चार्ज रखा होगा, इसलिए आपने इसको +3, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना आपने चार्जेस को। दिस इज सॉल्ट टाइप कॉम्प्लेक्स ना, जब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है तो अपन उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इस पे 0 चार्ज, इस पे 0 चार्ज, तो ये +3 है। बोरॉन, इस पे F4 नेगेटिव है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो दिख रही है -1 होगा, लिख देते हैं। सो टेट्रामाइन और एक्वा, तो AM होगा और AQ होगा, AM ही लिखेंगे अपन, तो टेट्रामाइन डाई एक्वा, कोबाल्ट 3, इसको लिखेंगे अपन टेट्राफ्लोराइडो, टेट्राफ्लोराइडो बोरेट, क्योंकि -1 है, बोरेट 3। ये लो भाई अपना ये। अब किसी को डाउट है तो बताओ, या ये पकड़ने में मुझे इसको डाउट है। अब अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें ये H वाला भी बोल रहा है कोई कि सर H वाला भी बता ही दो, आप इतने बता रहे हो तो H वाला तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन ने वैसे क्लास में पढ़ा हुआ है, अपन देख लेते हैं। मैंने शायद H वाले के लिए क्लास में बताया हुआ है, तो बट H वाला भी बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये K वाला था, अब H वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि H वाला अपन को गिवन है, तो अभी तुरंत पूछ लिया तो अपन बता भी सकते हैं। PTNH3 होल H वाले में 4 गिवन है, और Cl2 गिवन है, ठीक है, और PTCl4 गिवन है। अब देखो मैंने एक बार तुमसे कहा था, ठीक है ना, एक बार मैंने आपसे, कोई बात नहीं, हो जाने दो, मतलब अपन उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं अब वो क्या क्यों नाराज हो गया, अपन को नहीं पता, लेकिन होना नहीं चाहिए यार, थोड़ी देर और चलता रहे। अपन क्या करेंगे, टेट्रा अमाइन, नाम में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। देख अपन क्या करेंगे, यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -4 चार्ज है, टोटल नेगेटिव चार्जेस -6, -6। अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई प्लेटिनम 3D एलिमेंट नहीं होता, और प्लेटिनम के 2 चार्ज होते हैं, +4 एंड +2, ये प्लेटिनम के चार्ज होते हैं। अगर अपन प्लेटिनम के चार्ज चेक करेंगे तो 2 ही चार्ज होते हैं प्लेटिनम के, एक प्लेटिनम +3 कभी नहीं होता, एक +2 होता है और एक +4 होता है। अगर किसी प्लेटिनम को 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, मतलब ये अपन अगर लिखेंगे, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, ऑब्वियस सी बात है उसको स्ट्रॉन्गर लिगेंड होना चाहिए, वैसे मैंने आपको क्लास में बताया भी है कोऑर्डिनेशन नंबर हायर तब होगा जब हायर चार्ज होगा, ठीक है। चलो जिसने पूछा था वो कह रहा सर हमें समझ में आ गया, अब रहने दो आप, कैसे आपने किया क्या करने वाले हो, ठीक है। तो अपन को B2 हो गया, B3 में कुछ पूछा आपने, B3 में मेरे ख्याल से किसी ने कुछ नहीं पूछा यार, क्या बात है। राइट डाउन द फॉर्मूला, अच्छा सबने फॉर्मूला लिख लिया होगा, ठीक है। अब आपने B4 में कुछ पूछा, तो मैं एक बार B4 में देख लेता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है यार इस बार। राइट डाउन द फॉर्मूले,
B4 पूछा, अच्छा B4 का D पूछा है आपने, ठीक है, तो अपन B4 का D कर लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार, रुकना तुम लोग हैं, B4 का D वाले पार्ट को अपन देख लेते हैं। तो B4 के अगर D वाले पार्ट को अपन लिखेंगे तो विल राइट लाइक दिस, B4 का D वाला पार्ट। तो हाँ, B4 के D वाले में अब एक बार देखो, पता फॉर्मूला से B4 का B वाला भी है और D वाला भी है, चलेगा ना, कोई बात नहीं। फॉर्मूला से आईयूपैक नेम से फॉर्मूला लिखना बहुत इजी होता है। पहले मैं आईयूपैक नेम लिख दूं, बेरियम, वो बी वाले की बात कर रहा हूं पहले मैं, तो बेरियम, बेरियम डाइहाइड्रोक्साइड, डाइनाइट्राइट, ऑक्सलेट, जिरकोनेट, 4 हो गया। अब पता क्या होता है, ये तो बड़ा इजी होता है, ये सबके सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं। अपन को पता है, पहले जब भी आप देखना, जब भी आप फॉर्मूला बनाओगे तो ये वाला पार्ट तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, पहले किसको लिखोगे, जिरकोनियम को। अब किसको लिखोगे, ऑब्वियसली बात है, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखे हुए, इसी ऑर्डर में लिखना होता है, मतलब लीगेंड्स को अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है जब नाम से फॉर्मूला बनाएंगे, वो पहले से लिखे होता है, मतलब पहले ये वाला लिखो, लिख दिया। अब ये लिखो, अब इसमें ओ से कनेक्ट करना, लिख दिया। अब ऑक्सीलेटर लिखो, लिख दिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई, इस पे -2 चार्ज हो गया, -1 होता है, इस पे -2 हो गया, इस पे -1 होता है, इस पे -2 हो गया, इस पे एक पे -2 होता है, -2 हो गया। फॉर्मूले में आपने दे रखा है मुझे +4, हाँ तो ठीक है, मुझे इसको बैलेंस करने के लिए पता चल जाएगा कितना बेरियम लिखना है, एक ही लिखना पड़ेगा। अगर मान लो ये +2 होता तो अपन कहते हैं -6 चार्ज को कैसे बैलेंस करो, काउंटर आयन से। भाई काउंटर आयन इसलिए तो पूछा आपसे, व्हाट इज काउंटर आयन, बचा हुआ चार्ज। मेरे पास टोटल 6 नेगेटिव था, +4 ये दे रहा है, तो बाहर कितना चाहिए काउंटर आयन। अगर मान लो ये +2 गिवन, अपन को यहाँ पर 2 गिवन होता तो अपन क्या बोलते हैं, तो बेरियम तो +2 ही हो सकता है, चलो ट्वाइस कर, क्योंकि फिर चार्ज बैलेंस करना पड़ता ना। डी वाले को देख लेते हैं, डी वाले में आपने लिखा है अमोनियम, ठीक है, मतलब पहले NH4 लिखना है, तो अमोनियम डाइअमाइन, 2 M वाला, मतलब NH3 की बात कर रहा है, अमोनियम डाइअमाइन टेट्राकिस, सो टेट्राकिस मतलब 4 बार, सो टेट्राकिस आइसोथायोसाइनेटो नाइट्रो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने कहा क्रोमेट 3, क्रोमेट, लो भाई हो गया। अब देखना अपन कहेंगे देखो, अमोनियम मतलब कैटायनिक पार्ट जो बाहर लिखना है, वैसे मैंने आपको चार्ज बैलेंस करना सिखा दिया। अपन क्या करते हैं, पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट को लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में पहले मुझे क्रोमियम लिखना है, ये अपन को पता है कि पहले आपको मेटल आयन लिखना होता है। अब अपन को क्या होगा, तो अपन कहेंगे देख, अब हमें एक बात पता है अच्छे से कि यहाँ ऑलरेडी दे रखा है आपने, किसमें, अल्फाबेटिकल, सब कुछ तो दे रखा है, तो मुझे करना क्या है फिर, तो अपन कहेंगे अब तो बड़ा इजी है मेरे लिए उसको सॉल्व करना, तो अपन क्या करेंगे, क्रोमियम डाइअमाइन, मतलब लो भाई हो गया, फिर टेट्राकिस आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, तो HCl लिख लेते हैं। अब थायो आइसो लिखा हुआ है तो NCS लिखना पड़ेगा, वैसे उनको N और S यूज करना चाहिए था, थायोसाइनेडो लिखते तो HCN, आइसोथायो लिखोगे तो NCS, आइसोसाइनेडो। अब उसके बाद क्या, टेट्राकिस, टेट्राकिस का मतलब 4 बार हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी आ रहा है, बोथ आर मोनोडेंटेड। क्रोमियम में अब अपन को एक बात पता है भाई, देखो यहां पर -4 चार्ज है, इसकी वजह से 0 चार्ज, आपने मुझे उसमें दे रखा है, इसकी वजह से मेरे पास क्योंकि एक -1 होता है, तो इसकी वजह से -4 चार्ज है, इसकी वजह से 0 चार्ज है। क्वेश्चन में आपने वहां दे रखा है कि ये +3 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कितना और बैलेंस करना है, 3 यहां से न्यूट्रलाइज हो गया, एक ही नेगेटिव चार्ज बचा ना, तो बाहर एक अमोनियम लिख लेता। अगर यहाँ क्रोमियम +2 होता तो
तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, अमोनियम को ट्वाइस कर देता हूँ, 2 अमोनियम हो जाता है, प्लस टू इससे टोटल नेगेटिव चार्ज इतना। लेकिन अपन को दे रखा है कि भाई ये +3 है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही अमोनियम बाहर आएगा, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए अपन ज्यादा परेशान कर रहा है। ये अपन डी वाला। अब बताओ सेक्शन, अब तुम क्या करोगे ना, जो सेक्शन अब आप पहले ट्राई करोगे एक्सरसाइज 2 वाला पार्ट, वो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 वाला पार्ट आप ट्राई करोगे, क्योंकि अब आपके काफी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, अब आपके काफी क्वेश्चंस हो जाना चाहिए। अब अपने आप कर लो ना, B4 का F B है, तो F वाला कैलकुलेट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये लो होगी F वाले में, वो कह रहा है B4 का F वाला भी है, तो कर देते हैं, F वाला भी कर देता हूँ। F वाले में जो मैंने मुझे टेट्राकिस पिरिडी प्लैटिनम 2, उसके बाद टेट्राफेनाइल बोरेट, बोरेट 3, F वाले में हाँ 3 है, और टेट्राफेनाइल में 3 तो आएगा ही आएगा। लो भाई हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, राइट, बना देते हैं, एक मिनट है, अपन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है तो अपन क्या करेंगे, देख भाई प्लैटिनम है और पेरिडीन का मतलब हो गया Py 4, इट्स अ न्यूट्रल एलिमेंट है, चार्ज इस पे +2 है, चार्ज इस पे +2 है, चार्ज इस पे +2 है, राइट, अपन को चार्ज +2 मिल गया, राइट। अपन क्या करेंगे, अब इसमें एक दूसरा ब्रैकेट बनाते हैं टेट्राफेनाइल बोरेट के लिए, तो टेट्राफेनाइल बोरेट में पहले तो बोरॉन लिखो और फेनाइल लिखो, ये होल फॉर्म, मतलब फेनाइल में -1 चार्ज होता है, तो -1 × 4 हो गया -4 चार्ज, ये आ गया अपने पास, ये तो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे +2 चार्ज, राइट, ये तो न्यूट्रल होता है, मतलब इस पे +2 चार्ज है, ये अपन को पता चल गया। अगर ये न्यूट्रल होता है, इस पे +2 चार्ज है, तो इस पे ये -1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नेगेटिव चार्ज है 4, तो और +2 इसके पास है, तो इसके पास कितना होना चाहिए, +2। अगर इसके पास +2 है और माइनस चार्ज टोटल 4 है, तो रिमाइंडर कितना होगा, -2, ये ले भाई आ गया, इसलिए वो बोरेट लिखा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का इज नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसमें अब ये पॉजिटिव चार्ज 2 है और वहां भी -2 है, तो रेशियो, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रेशियो होंगे वो 1:1 के ही रेशियो होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रेशियो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का रेशियो जो होगा वो 1:1 ही होगा, राइट। सो हाँ, अगर ऐसे आता कि यहाँ +3 है या -2 है, तो फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अपन करते हैं, अगर अपने पास यहाँ पर +3 होता और वो -2 होता, तो अपन को पता है, फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एनाइन में -1 आएगा, टेट्राफेनाइल बोरेट है, तो -1 कैसे आ जाएगा, टेट्राफेनाइल बोरेट में भाई इस पे +2 चार्ज दे रखा है ना मुझे, और ये न्यूट्रल होता है, तो टोटल चार्ज यहाँ रहेगा ना, रिमाइंडर टोटल कितना है आपके पास, -4, तो इस पे भी +2 रहा होगा ना, तभी तो -4 से बैलेंस करूंगा, तो -2 रिमाइंडर रहेगा ना इस पे, हो गया, -1 कैसे आएगा, 3 - 4 कहाँ है, 3 - 4 इज इक्वल टू -1, कौन सा 3 - 4, ये 3 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया, 3 - 4 मतलब 3 कहाँ से आया, बोरॉन 3, कहाँ लिखा बोरॉन 3, अच्छा बोरॉन 3 दे रखा है अपन को, फिर तो हो गया अपना काम, अगर बोरॉन 3 दे रखा है, ये लो भाई -1 आ गया, अगर बोरॉन 3 है तो हो गया, ये लो आंसर आ गया, ये अपना आंसर आ गया, ये लो भाई, बोरॉन 3 दे रखा है, तो अपन इसको, अच्छा उधर मैंने देखा नहीं ना, ये बोरॉन 3 दे रखा है, तो फिर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बता दो, दैट इज ऑल।
ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना डिस्कशन वाला पार्ट था आज का। अब मुझे लगता है कि अगर अपन एक्सरसाइज 1 का अब पार्ट 2 अगर करोगे, तो इतना डिस्कस करने के बाद मुझे लगता है आपको सारे क्वेश्चन उसके आने चाहिए। तो आप उसको डिस्कशन में एक बार चेक करें। तो अपन उसे फिर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप अपने आप डिस्कस करके देखो, राइट? एक बार आप अपने आप डिस्कस करना। ठीक है, तो अपन एक बार डिस्कस करेंगे अपने आप। चलो अब आगे देखते हैं। आगे मैं शुरू करने वाला हूँ जीओसी2। आगे अपन शुरू करने वाले हैं जीओसी2। ठीक है, आगे अपन शुरू करने वाले हैं जीओसी2। ठीक है, अब जीओसी2 में अपन को क्या करना है? एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करना है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो जीओसी2। मतलब जीओसी2 में अपन सारा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक। तो अगर अपन एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें जीओसी2 में, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें अपन को जीओसी2 में सारा एसिडिक बेसिक अपन को पढ़ना है। मोस्टली अगर अपन चेक करेंगे तो पहले अपन ने थोड़ा सा अपन चेक करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस फिर अपन डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के बाद अपन डिस्कस करेंगे दैट विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल। शीट में अपन को पहले फिनॉल गिवन है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अपन पहले बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस करेंगे, फिर अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल करेंगे। अपन को फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन कैसे भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में क्या होगा, विल से दैट पहले तो अपन एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपन इसको बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में अपन ऐसे कर लेते हैं। पहले अपन एक एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखते हैं। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वैसे तो अपन को पता है ऑलरेडी क्या होता है। सो अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो अपन को पता है अच्छे से। आप जो बताते हो मुझे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में तो आपको पता है HClO4 होता है, HI होता है, HBr होता है, HCl होता है, H2SO4 होता है, HCl होता है, HNO3 होता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे एसिड अपन वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी सब अपन वीक एसिड। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड था, ऑफ एसिड। अगर अपन इनके एनाइन लिखेंगे ना, तो दे आर बेसिस, एनाइंस आर बेसिस, बेसिक इन नेचर। अगर अपन इनके एनाइन लिखें, दे आर बेसिक इन नेचर। ऑल एनाइंस आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे एक्सेप्ट द प्रोटॉन। वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए अपन उनको बेसिक बोलते हैं। अगर अपन बेसिक स्ट्रेंथ चेक करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ H3O पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं थी, अपन को एनाइन की बात करनी होगी क्योंकि यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यह होगा, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका एनायनिक पार्ट उतना ही वीक होगा। जैसे अपन कहते हैं वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, वीकर द एसिड स्ट्रॉन्गर द कॉन्जुगेटेड बेस, ये अपन को पता है। दूसरा अगर अपन एसिडिक स्ट्रेंथ लिखें तो अपन को पता है कि भाई H2SO3 is stronger acid than H3PO4, is stronger acid than HCOH, is stronger acid than we say that it is H2S,
Yeah, H2CO3 is a stronger acid than we'll say that it is PHOH is stronger acid than H2O is a stronger acid than alcohol is stronger acid than ammonia, that is acetylene. Acetylene is like this, ये stronger acid है. This will be stronger acid than ammonia. Ammonia will be stronger acid than CH2 double bond. CH2 will be stronger acid than CH3. ये एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को थोड़ा सा याद. अगर हम पीके वैल्यूज की बात करेंगे ना, यू नो दैट व्हाट स्मॉलर द पीके वैल्यू मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ. So pK values is acidic, मतलब stronger the acid, lesser will be the pK value. So इसमें it will be around 2, 3, 4, 7, 10, 15.7, 4, 16 to 18 depending on the alkyl group, 25, 28, 38, 45. These are the pK values. अगर अपन बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ is inversely proportional to pK values. Basic strength inversely proportional to pK values, pKb values. And for any acid or base, pK plus pKb, we know that it cannot be greater than 40. जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे pK plus pKb. बेसिक स्ट्रेंथ लिखूंगा तो HSO4 stronger the acid, weaker the conjugated base. Weaker the acid, stronger the conjugated base. मतलब ये weaker base है इससे, 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 ये weaker base होगा इससे, ये weaker base होगा इससे, ये weaker base होगा NH2 से, ये weaker base है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज से, एंड ये weaker base होगा इससे. This is the strongest base among these. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, अपन को क्वेश्चन में ये नहीं गिवन आता, हमें क्वेश्चन में ये गिवन आता है और हमसे पूछते हैं बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा. अपन क्या करेंगे, अपन तो सीधा प्रोटॉन डाल देंगे. एसिडिक स्ट्रेंथ अपन को पता होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. दोनों weaker the acid, stronger the conjugated base. This is the strongest base or weakest base. ये पार्ट अपन को पहले से पता है. दिस इज अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये थोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाएगा. और अपन को पहले से पता है, देख भाई सीधी सीधी बात है, अगर मेरे पास ये और ये गिवन होता और मुझसे पूछते हैं, हाँ याद कर लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अभी इतना सारा पढ़ेंगे. अगर मुझसे आप पूछते ना इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो मैं पता क्या करता, प्रोटॉन दे के देख लो, दे दिया प्रोटॉन. स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बताओ, एनाइन की स्टेबिलिटी बताओ, 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा, एनाइन की स्टेबिलिटी 1 ज्यादा होगा या 2 ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन किसको ज्यादा स्टेबल लिखूं, एनाइन की स्टेबिलिटी. तो अपन कहेंगे देख भाई ये कार्बन में sp परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये वाला कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है.
sp2 hybridized is more electronegative. अगर ये भी होता तो भी मैं ऐसे कहता भाई, ये sp hybridized था, ये sp2 hybridized है और ये sp3 hybridized है। तो अगर मैं तुमसे पूछता मेरे पास स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन बताओ भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज, तो मैं कहता ये स्टेबल ज्यादा होगा इससे, ये ज्यादा स्टेबल ज्यादा होगा इससे। क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है इन तीनों में। मोर द परसेंटेज ऑफ एक्स इलेक्ट्रॉन, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अपन सबको पता, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एक्स, ये 50% है और ये भी 50% है, ये 50% है, ये भी 50% है, ये 50% है, ये भी 50% है। तो पता मैं क्या बोलता, थंब रूल होता है, अगर आपके एनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये एनाइन ज्यादा स्टेबल है मतलब ये ज्यादा स्टेबल। वो क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाता है इसलिए इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। ये कम स्टेबल एनाइन बनाता है इसलिए इसकी प्रोटॉन देने की टेंडेंसी कम। तभी तो मैं आपको बार बार बोल रहा था भाई, पहले आप ये बता दो आपको स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। GOC1 में अपन ने इतना टाइम इसलिए तो लगाया, मैंने आपसे कहा भी था मैं अब सारे कंसेप्ट यूज करूंगा। अब कंसेप्ट यूज करने वाली बात आने वाली। अगर आपको GOC पे कोई भी डाउट है, आप नेक्स्ट क्लास में मुझे फिर से डाउट डिस्कस कर सकते हो कि GOC के आप और डाउट बताओगे। ये थंब रूल होता है कि more the stability of anion for any compound, more maybe its acidic strength। ये सब मैंने उसी के बेसिस पे लिखे हुए हैं। More the stability of anion, more is the acidic strength। थंब रूल होता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, हाउ कैन अ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विल बी मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन एटम? इधर सारे के सारे ऑक्सीजन थे, उसके बाद कार्बन शुरू हुआ। ट्रिपल बॉन्ड है ना, इस पे कैरेक्टर। तो मोर द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल। क्योंकि ज्यादा स्टेबल एनाइन बनाएगा तो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा रही होगी, क्योंकि वो स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। दैट इज व्हाट आई। सो दैट्स व्हाई वी से दैट। इसमें CH बॉन्ड में पोलैरिटी नहीं ना, प्रोटॉन देगा कैसे? CH बॉन्ड में पोलैरिटी तो सबसे कम होगा। इसमें ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH बॉन्ड में पोलैरिटी भी थोड़ी होगी। ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो CH बॉन्ड में और ज्यादा पोलैरिटी होगी। दैट इज। सो ये वाला पार्ट तो थोड़ा थोड़ा आप याद कर लो। इवन अपन से देखो, अब मैंने नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बताया। अगर मुझसे कोई ये पूछेगा ना, मैं इसको हटाऊंगा। अगर मुझसे जैसे आप पूछोगे विच इज मोर एसिडिक, वन CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 इसमें भी प्रोटॉन है इसमें भी प्रोटॉन है। बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अपन कहेंगे यहाँ भी CH2 डबल बॉन्ड CH, नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन देने के बाद, और यहाँ भी एक नेगेटिव चार्ज आएगा प्रोटॉन देने के बाद। बट दैट नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इन दोनों में अगर चेक करेंगे ना तो 2 इज मोर देन 1। क्वाइट इज। बट 2 पे अगर अपन नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, अब दोनों में डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड था, इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसमें। तो फिर अपन कहेंगे देख भाई, रेजोनेंस तो इसमें भी नहीं हो सकता नेगेटिव चार्ज का कि अपन बोलते हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है उससे। लेकिन अपन ये बोल सकते हैं कि यहाँ 2 कार्बन एटम है, यहाँ भी 2 कार्बन एटम है, लेकिन यहाँ पर और भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम होंगे तो इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक ही कार्बन एटम है तो वहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, मतलब कहीं ना कहीं मैं नेगेटिव चार्ज को कम कर ही लूंगा। वहां एक ही है बस। ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं उसको कि वो इलेक्ट्रॉन देंगे, उसको देंगे क्यों? तो डबल बॉन्ड है, ये तो ऐसे सर्कुलर ऐसे बेंजीन रहेंगे, एरोमेटिक स्टेबलिस्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम बस ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इससे। तो ठीक है, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल एनाइन बना रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। मतलब मुझे अगर यहां पर अगर फिट करना है तो मैं यहां फिट कर लूंगा इसको, इससे पहले बेंजीन भी लिख सकता हूं, ये चर्चा से लिख सकते हो आप। वो सारा पार्ट मतलब धीरे 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 मैं मतलब इसमें बहुत कुछ है, ये होंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि भाई किसी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी अपन से अगर ये वैल्यूज अपने पास है। और न्यूमेरिकल डाटा इसलिए लिखा कि आपको पता रहे कि भैया सर ने हमको पीके वैल्यूज बता रखे हैं, हमको ऑर्डर नहीं बताया, पीके वैल्यूज के साथ बताया, इसलिए ऑथेंटिसिटी है सारे डाटा, राइट। तो अपन एनआईन के स्टेबिलिटी से बताएंगे। अब धीरे धीरे देखो, ऐसे भी नहीं है कि जीओसी आपने पढ़ लिया आपको सारा आ गया, वो धीरे 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 ना अपने आप चलता रहेगा वो। हाँ सर अभी धीरे धीरे जीओसी 2 पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार इतने सारे एप्लीकेशन पढ़े जीओसी 1 के, तो एप्लीकेशन पढ़ोगे तो लगेगा अच्छा असली बेसिक स्ट्रेंथ में तो अब मैं जीओसी 1 में भी गलती नहीं करूँ, उस टाइप से होता है, राइट। तो ये तो था अपना कि भाई एसिडिक और बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ आपको आने चाहिए, और कॉन्जुगेटेड बेस अपन को पता है कैसे। अब अपन क्या करेंगे, अमाइंस के बेसिक स्ट्रेंथ के लिए अपन कहेंगे ऑल अमाइंस आर लुईस बेसिस, क्योंकि अमाइंस में क्या होता है भाई जितने भी अमाइंस होते हैं। अब अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, ऑल अमाइंस आर लुईस बेसिस, आर लुईस बेसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर और नाइट्रोजन। अपन को पता है आप कोई भी अमाइन लिखो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर तो रहता ही है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है। अब नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर होगा और ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली बात है फिर तो अपन कहेंगे दे विल बी लुईस बेस। और अमाइंस में अच्छा खासा बेसिक स्ट्रेंथ होता है बिकॉज दे गिव्स लिटमस पेपर टेस्ट। अमाइंस जो होता है दे गिव्स लिटमस पेपर टेस्ट, मतलब और लिटमस पेपर टेस्ट दे रहा है मतलब ठीक ठाक है उसमें, मतलब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ अगर लिटमस पेपर टेस्ट दे रहा है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन डिपेंड्स ऑन 4 पॉइंट, राइट ना, 4 पॉइंट्स। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग बोल सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रेंथ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक तो होता है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। उनको एक बात पता है अमाइंस अगर अपन लिखेंगे तो दे आर लाइक दिस, 1 degree amines, that is primary amines, या 1 degree amine, 2 degree amines they are like this, secondary amines 2 degree amines, और tertiary amine we know that tertiary amine, or 1 degree 2 degree and 3 degree amines they are functional isomers, tertiary amines they are functional isomers, वो बिल्कुल पता है। So it depends on electron density on nitrogen atom, nitrogen atom उस पर डिपेंड करेगा। Then it depends on tendency to accept the proton, to accept proton, उस पर डिपेंड। Third point we can read that stability of अमोनियम सॉल्ट, मतलब जब प्रोटॉन ले लेगा
तो लोन पेयर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे है इसके पास लोन पेयर, और इसको प्रोटॉन देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तभी वो अमोनियम आयन बना देगा, वो अमोनियम आयन जैसे बना लेंगे, तो बना अमोनियम आयन जैसे बना। सो स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट वो बता। और फोर्थ पॉइंट होगा दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ अमोनियम। ये 4 पॉइंट होते हैं जिस पर डिपेंड। ठीक है, अब अपन अगर चेक करेंगे ना इसमें, तो देखो भाई, जैसे अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्रेजेंट है, तो चलो देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम देखें, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और टर्शियरी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम में टर्शियरी ज्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज्यादा होगा प्राइमरी। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो अपन कहेंगे इसमें ये स्टेरिक एंट्रेंस कम होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप होंगे तो बड़ा ज्यादा इसके अराउंड जो होगा, नाइट्रोजन के अराउंड ज्यादा भीड़, मतलब ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस हो गया नाइट्रोजन के अराउंड, नाइट्रोजन के अराउंड ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होगा अगर बड़े ग्रुप्स होंगे, तो फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम। अगर नाइट्रोजन के अराउंड ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसको प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, बिकॉज वहां क्राउडिंग होगा तो प्रोटॉन नहीं ले पाएगा। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन कहूंगा तो मैं लिखूंगा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में तो सबसे कम स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट की बात करूंगा तो अगर प्रोटॉन लेने के बाद अमोनियम सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस होंगे जब वो प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट है, तो ये ज्यादा स्टेबल बनाएगा। फिर इसमें 2 का प्लस इफेक्ट है, इसमें 1 का ही प्लस इफेक्ट है, तो अपन कहेंगे फिर तो टर्शियरी सेकेंडरी और प्राइमरी। हाइड्रोलिसिस की बात करें तो अपन कहेंगे देख भाई, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि जो अमोनियम सॉल्ट बनेगा ना, वो अमोनियम सॉल्ट का हाइड्रेशन विद वाटर, मतलब वाटर के जो लोन पेयर्स होते हैं, वो लोन पेयर से अपन को हाइड्रेशन करना होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि ये पार्शियली अट्रैक्ट करेगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, अपन ने हाइड्रेशन करके ऐसे वोट पड़ा। दैट्स हाइड्रेशन। तो ज्यादा हाइड्रेशन कब होगा, तो अपन कहेंगे जब ये ग्रुप छोटे छोटे होंगे तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसके पास पहुंच पाएंगे, लेकिन अगर ये ग्रुप बड़े बड़े होंगे तो हाइड्रेशन कम। तो अपन कहेंगे देख भाई, हाइड्रेशन जो होगा सॉल्ट का, उसमें सबसे ज्यादा हाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होगा ये हाइड्रेशन। अब अपन देखेंगे तो देखो भाई, 4 फैक्टर्स थे जिसपे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस डिपेंड। 2 फैक्टर्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी आया, 2 फैक्टर्स में टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी आया। तो इसमें ना कोई ऑर्डर फॉलो होता ही नहीं, हर बार चेंज होता रहता है, इसलिए अमाइंस में दीज आर कॉल्ड एलिफेटिक अमाइंस। तो एलिफेटिक अमाइंस में कोई ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, इसलिए एलिफेटिक अमाइंस में कोई ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं, बिकॉज उसमें बार बार मतलब कभी ये ग्रुप बल्कि हो जाएंगे, कभी ये, मतलब ऐसे ना, तो चेंज होता रहता है, उसमें ऑर्डर चेंज हो भी रहा है। सिंस देयर इज नो राइट ना से सेम ऑर्डर फॉर ऑल फैक्टर्स, सो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना अमाइंस का, वो बार बार चेंज होगा। सो द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, strength of aliphatic amines is not fixed. स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट का मतलब है, आप खुद ही बता दो मुझे भाई, ये है मेरे पास, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल।
इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे इसका प्लस इफेक्ट होगा, इसका प्लस इफेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट के कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो अपन कहेंगे जिसमें प्लस इफेक्ट ज्यादा। दैट इज द सेकंड पॉइंट, अमोनियम सॉल्ट का स्टेबल। सेकंड पॉइंट को स्टेबल कर लो आप। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन, बताओ किसका प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? किसका प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा? कौन प्रोटॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है? प्रोटॉन को कौन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है? क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। वहां पर हिंड्रेंस नहीं है ना, ये छोटे छोटे ग्रुप है, इधर सभी बड़े। हाइड्रोजन बेचारा जाएगा कहां से? That is point. अब इसमें क्या होता है ना, कोई परफेक्ट ऑर्डर तो आता नहीं, फिक्स ऑर्डर तो है नहीं, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत कम पूछता है। इसलिए इससे क्वेश्चन भी बहुत कम। क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे? सो एलिफेटिक अमाइंस, अगर अपन एलिफेटिक अमाइंस की बात करेंगे, अगर मेरे पास इफ जो R है अगर वो CH3 है, तो कुछ और ऑर्डर आता है इसमें से, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शियरी में से। लेकिन अगर R आप चेंज कर लें तो ऑर्डर भी चेंज होता है। इन दोनों में सेम होता है C3H7 और ये मैं आपको बता रहा हूं ऐसे, तो न्यूमेरिकल डाटा से व्हाट इज द ऑर्डर। अगर R, इन सब में R का वैल्यू, अगर R को अपन रिप्लेस करें C2H5 से, तो सेकेंडरी तो सभी में एक जैसे ही आ रहा था ना, प्राइमरी और उसमें तो चेंज हो रहा था। तो RCH3 हो या RC2H5 हो, रहता सेकेंडरी है पहले। सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है क्योंकि वो सभी कंडीशन में बीच में ही आ रहा था, मतलब वो दोनों को बैलेंस कर रहा था, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। इसमें फिर टर्शियरी आता है और फिर प्राइमरी आता है, इसमें पहले प्राइमरी आता है, इसमें टर्शियरी आता है। क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे आपको इन दोनों से पूछे जाएंगे। अपन इसको भी दे लेते हैं क्योंकि ऑर्डर एक जैसा। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देख भाई एलिफेटिक अमाइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस में कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होता, ये मुझे सर ने बताया। 4 पॉइंट बताए थे सर ने, तो वो आगे डिस्कशन के लिए है क्योंकि अपन आगे भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इनमें से, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा, उसकी जरूरत होगी। लेकिन अभी के लिए अपन को क्या पता चल गया एलिफेटिक अमाइंस के लिए, कि अगर C2H5 है तो STP है, और C2H5 नहीं है तो STP नहीं होता, SPT होता है। सेकेंडरी दोनों में से होता है। इस वर्ड को तो अपन भूल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वर्ड अपन में से कोई नहीं भूल सकता, STP को। भाई अगर C2H5 या C3H7 है तो STP है, लेकिन CH3 में STP नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी दोनों में होता है। पहले याद हो गया? आपने कहा ना कि सिर्फ इन दोनों से क्वेश्चन बनता है, आज तक जितने भी बने, जब भी पूछा इन दोनों में से कोई एक ही यूज करता है, उसके अलावा कोई यूज नहीं होता एल्काइल। ठीक है, तो याद हो गया मुझे, STP होगा अगर C2H5। STP का मतलब सेकेंडरी टाइप। ये बेसिक स्ट्रेंथ ही तो है, और क्या बता रहा हूँ, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, राइट? तो ये पता चल गया बेसिक स्ट्रेंथ। अभी एक बात ध्यान रखो, जब अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे HCl की पूछेंगे, HCl का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो H2SO4 से, तो अपन क्या कहेंगे, अच्छा पानी में डाल के देखते हैं किसका H+ तो पहले तो बन देता है। तो ये सारा का सारा अपन वाटर में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, सारा का सारा अपन वाटर में कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट,
या फिर गैसियस स्टेट में? will always be 3 डिग्री ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री से, will be more basic than 1. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है और गैसियस स्टेट है तो प्रोटॉन की बात ही नहीं आएगी। कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, पानी है ही नहीं, पानी नहीं है तो प्रोटॉन की बात ही नहीं होगी। जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन कैंसिल हो गया, अमोनियम आयन बनेगा नहीं, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन होगा ही नहीं क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है ही नहीं, पानी है ही नहीं। मतलब अगर पानी नहीं है तो ये और ये पॉइंट बन ही नहीं सकते। भाई पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो प्रोटॉन नहीं ले सकता, प्रोटॉन नहीं ले सकता तो अमोनियम आयन नहीं बनेगा, अमोनियम आयन नहीं बनेगा तो हाइड्रोलिसिस कहां से? मतलब एक ही फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड करेगा बेसिक्स। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसियस स्टेट फिर तो एक ही फैक्टर पे होगा कि भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, वो ज्यादा है। दिस इज अबाउट द एलिफेटिक अमाइंस। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अपन इससे आगे, अभी एलिफेटिक अमाइन पढ़ना है अपन। हाँ मैथ्स क्लास में भूल गया, आई एम सॉरी है। चलो कोई बात नहीं, अपन मतलब मैथ्स क्लास तुम लोग अटेंड करो, मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना? अपन फिर कल से करते हैं, ठीक है? टेक्स्ट डेट में कंफर्म कर दूंगा, मॉर्निंग क्लास है ना अपना, चलेगा चलेगा, मैं कंफर्म कर दूंगा, ठीक है? अभी अपन भागते हैं, चलो बाय।